नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल करने पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की खबर मैंने आपको आज सुबह दी थी कि किस तरह से अखिलेश यादव और जया बच्चन की नींद उड़ी हुई है, सचमुच उड़ी हुई है। सवाल अब ये है कि समाजवादी पार्टी के जो 3 उम्मीदवार हैं, जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और उसके अलावा आलोक रंजन, 3 में से हारेगा कौन? कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव के सामने जो मुश्किल है, आपको मालूम है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टियां उनके जो कैंडिडेट होते हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनकी प्रेफरेंस तय करती हैं और कि नंबर 1 पर कौन होगा, नंबर 2 पर कौन होगा, नंबर 3 पर कौन है, इस तरह से। और उसके अनुसार एमएलएज का अलॉटमेंट होता है। ये तय होता है कि नंबर 1 का जो कैंडिडेट है उसको ये विधायक वोट करेंगे और उनका जो ऑब्जर्वर होता है उसको वोट दिखाना ज़रूरी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के बाद से ये तय हो गया है कि वोट दिखाकर करना पड़ता है, यानी सीक्रेट बैलेट अब राज्यसभा में नहीं है। तो पार्टी को पता रहता है कि किसने वोट नहीं दिया, यानी किसने क्रॉस वोटिंग की और किसने जो है पार्टी का व्हिप था उसके मुताबिक वोटिंग की। जिसने क्रॉस वोटिंग की या पार्टी के व्हिप के मुताबिक जो है वोटिंग नहीं की, उसके खिलाफ पार्टी चाहे तो एक्शन ले सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं, क्योंकि पार्टी को मालूम है कि एमएलए हाथ से चला जाएगा, वो सीट फिर आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन वो बाद की बात है। अभी अखिलेश यादव की जो मुश्किल है वो ये है कि प्रेफरेंस कैसे तय करें। अगर रामजी लाल सुमन को वो तीसरे नंबर पर रखते हैं, उनकी प्रेफरेंस में यही होगा, जया बच्चन पहले नंबर पर, आलोक रंजन दूसरे नंबर पर और रामजी लाल सुमन तीसरे नंबर पर होंगे। रामजी लाल सुमन अगर तीसरे नंबर पर होते हैं और हार जाते हैं तो ये होगा कि एकमात्र दलित था इस लिस्ट में, उसको भी हरवा दिया। जो हारने वाली सीट थी वो रामजी लाल सुमन को दे दी। पहले नंबर पर अगर रख देते हैं तो दूसरे और तीसरे पर आलोक रंजन और जया बच्चन में से किसी को दूसरे किसी को तीसरे पर रखना पड़ेगा। दोनों प्रिय हैं अखिलेश यादव के, दोनों को नहीं चाहेंगे हारे, लेकिन कोई एक तो हारेगा। भाजपा ने जो है वो अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया है संजय सेठ के रूप में। संजय सेठ लखनऊ के बड़े बिल्डर हैं, आपको मालूम है, एक समय समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो संजय सेठ के उतरने से ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी में कुछ न कुछ तो बगावत होगी। कितने लोग करेंगे क्रॉस वोटिंग पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के नहीं जीतने वाले। लेकिन खतरा 3 में से किसी एक उम्मीदवार पर नहीं है, खतरा है अखिलेश यादव का जो पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी का उनका जो समीकरण सिद्धांत जिसकी आजकल बड़ी चर्चा करते हैं, वो खतरे में है। उसको बचाएंगे या जया बच्चन को बचाएंगे, ये प्रश्न है अखिलेश यादव के सामने। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधायक होगा जो इस पक्ष में होगा कि जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा भेजा जाए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी के लिए एसेट की बजाय लायबिलिटी हैं। वो कुछ लेकर नहीं आती, कुछ जोड़ती नहीं है, न तो वोट जोड़ती हैं, न माहौल बढ़ाने में कोई मदद करती हैं। केवल वो गेस्ट अपीयरेंस की तरह मंच पर सुशोभित हो जाती हैं, शोभा की वस्तु हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई योगदान है नहीं। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के नाराज़ विधायक जया बच्चन को वोट न करें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मामला उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी ने अपने हाथ पैर जो है दूसरे राज्यों में भी फैला दिए हैं। अब अभी खबर आई है कि कुपेंद्र रेड्डी को कर्नाटक में उतार दिया है बीजेपी ने अतिरिक्त कैंडिडेट के रूप में। जेडीएस और बीजेपी का वहाँ गठबंधन है, दोनों मिलकर जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस का एक कैंडिडेट हार जाए। अब ये संभव हो सकता है। देखिए वहाँ पर जो गणित है उसमें ये होना कोई असंभव बात नहीं है। ये कर्नाटक की बात हुई, लेकिन सबसे मज़ेदार जो खेल है वो होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं।
महाराष्ट्र में 6 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की। जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ है विधानसभा में, उसके हिसाब से बीजेपी को 3, एकनाथ शिंदे गुट को 1, अजीत पवार गुट को 1, यानी 5 हो गए, और 1 कांग्रेस पार्टी को मिलना था राज्यसभा की सीट जो मिलनी थी। कांग्रेस ने जो है हिंडोरे को उतारा है अपने कैंडिडेट के रूप में, लेकिन आज ही फैसला आया है राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं एनसीपी की टूट के बारे में। उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी को असली एनसीपी माना है और 42 विधायक 54 में से 42 यानी 42 आउट ऑफ 54 जो है वो विधायक वो अजीत पवार के साथ है, ये गिनती में आया है। अब केवल शरद पवार के साथ केवल 12 विधायक बच गए। अशोक चौहान के बीजेपी में आने के बाद ये कहा जा रहा है अशोक चौहान के संपर्क में कांग्रेस के 13 विधायक हैं। वो अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाएगा। तो बीजेपी चाहती है कि 6 की 6 सीटें उसका गठबंधन जीत जाए, कांग्रेस को एक भी सीट न मिले, और ऐसा होना असंभव नहीं है, संभावना के दायरे में है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है, और वहाँ जो विधानसभा में पार्टियों की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको देखते हुए नो ब्रेनर है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतना ही चाहिए। वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है। यहीं से प्रियंका वाड्रा भी चाहती थी राज्यसभा का टिकट, जो पार्टी ने नहीं दिया। इसका असर जो है घर के अंदर जो लड़ाई होगी उसमें दिखाई देगा, लेकिन वो बाद में। अभी जो है राज्यसभा चुनाव की बात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 68 की है। उसमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 41 जो है कांग्रेस के पास है, और 2 इंडिपेंडेंट हैं। ये गणित है। इसमें कांग्रेस की जीत में कोई दूर दूर तक शंका नज़र नहीं आती। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने हर्षवर्धन महाजन को उम्मीदवार बना दिया है अपना। हर्षवर्धन महाजन को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा लेकर आए थे कांग्रेस से बीजेपी में। हर्षवर्धन महाजन राजा वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनकी सरकार पीछे से असल में हर्षवर्धन महाजन ही चलाते हैं। पैसे का मैनेजमेंट हो, पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो, सब हर्षवर्धन महाजन करते थे। अब वो जेपी नड्डा के नज़दीकी हैं, उनको लेकर आए थे। हालांकि वो काफ़ी समय से चुनाव लड़ते नहीं, तो पिछली बार भी चुनाव लड़े नहीं थे। इस बार राज्यसभा में उतारा है उनको। उनके संपर्क में कांग्रेस के बहुत से विधायक हैं। हर्षवर्धन महाजन के पिता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए भी उनके राजनीतिक संबंध हैं कांग्रेस के नेताओं से, और उनके संपर्क में भी हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से नाराज़ 12 विधायक असंतुष्टों की श्रेणी में हैं। 12 विधायक ऐसे हैं जो नाराज़ हैं। अब आप कहेंगे 12 विधायक नाराज़ हो, भले ही हो, लेकिन वो खिलाफ वोट तो दे नहीं सकते। खिलाफ वोट देंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। यहीं पर आकर पेंच फंस जाता है। अगर ये 12 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी चाह कर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। अगर इनके डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स कांग्रेस पार्टी शुरू करती है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। उसके सामने प्रश्न है, एक राज्यसभा की सीट या राज्य सरकार। तो जाहिर है कि वो राज्य सरकार बचाना चाहेगी राज्यसभा की सीट की बजाय। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो बड़े वकील भले हैं, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, तो वो चुनाव जीतने के लिए पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं। वो अपनी गठरी नहीं खोलने वाले। इसलिए विधायकों को पटाने की अगर स्थिति आती है तो अभिषेक मनु सिंघवी उस बारे में कुछ नहीं करेंगे। पार्टी उनकी ओर से जो भी करना चाहे करे। तो अभिषेक मनु सिंघवी की सीट इसलिए खतरे में है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार से, खासतौर से मुख्यमंत्री से असंतुष्ट विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। अगर ये सारे असंतुष्ट विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी की हार आप तय मानकर चलिए। तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से अपनी राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की कोशिश में है। वो अपनी सीटें बढ़ाने से ज़्यादा कोशिश उसकी है कांग्रेस की सीटों को कम करना। और मेरा तो मानना है कि कांग्रेस की सीटों को कम करना भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कांग्रेस के मनोबल को तोड़ना।
अगर हिमाचल प्रदेश में, अगर महाराष्ट्र में, अगर कर्नाटक में कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव हार जाता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। उसके बाद कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति आ सकती है। तुरंत नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। याद रखिए, ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस का कोई पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, वो भी अशोक चौहान जैसा नेता। उनके आने का असर आपको अभी आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा कि अशोक चौहान के भाजपा ज्वाइन करने का कांग्रेस पर क्या असर होने वाला है। उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा ऐसा नहीं है, उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। तो राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस का मनोबल तोड़ने का मंच बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनमें से कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी, कितनी नहीं, पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की नींद 27 फरवरी तक तो हराम रहेगी। कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। इन राज्यों के उसके जो उम्मीदवार हैं वो उनके लिए खतरा मंडरा रहा है, ये उनको भी समझ में आ रहा है। कांग्रेस में पॉलिटिकल मैनेजर्स की बड़ी कमी है। राजनीतिक मैनेजमेंट करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या सही मायने में जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन दोनों को इस मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आगे की राह बहुत कठिन है। तो राज्यसभा चुनाव तो सिर्फ झांकी है, लोकसभा चुनाव अभी बाकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।